हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न, मेथड्स, तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक नई चीज, जो है कि दो सदिशों को मिलाने वाला सदिश, दो सदिशों को दोस्तों मिलाने वाले सदिश के बारे में कुछ जानकारियां अपन करते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि भाई टॉपिक लिख देता हूँ, पहले टॉपिक लिख देता हूँ। दो सदिशों, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। हेडिंग है दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश। यहां पर अपन मान लेते हैं ये कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु है A, ये फाइनल बिंदु है, अंतिम बिंदु है, टर्मिनेटिंग बिंदु है। ये प्रारंभिक बिंदु सोर्स पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, इसकी दिशा इस तरफ है, और यहां पर हम इसको समझाने के लिए कुछ चीजें ले लेते हैं।
जैसे यहाँ पर a की वैल्यू जो निर्देशांक है वो x1, y1, z1 ले लेते हैं तथा b के निर्देशांक x2, y2, z2 ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहता हूँ, ए बी सदिश का स्थिति सदिश निकालना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब मैं ए बी वेक्टर निकालना चाहता हूँ तो दो बिंदु के सदिश के लिए पहले बाद वाले बिंदु का स्थिति सदिश अर्थात ओ बी वेक्टर मतलब बी का स्थिति सदिश माइनस ओ ए वेक्टर का मतलब ये हुआ ए का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर। अब देखो, एक बिंदु का स्थिति सदिश मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मतलब अभी तक बात की है सदिश की, उनमें मैं दोस्तों उसके बारे में बता चुका हूं। अब अपन बढ़ते हैं या ओबी वेक्टर लिखने पर। तो देखिए, ओबी वेक्टर इसका स्थिति सदिश यानी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आपको मैं बता दूं दोस्तों, i कैप, j कैप और k कैप क्रमशः x दिशा, y दिशा और z दिशा में मात्रक सदिश है, इकाई सदिश है, ये उसमें दिशा को बताता है। अब माइनस का चिन्ह ओ ए वेक्टर यानी a का स्थिति सदिश लिखूं तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब घटाना चाहूं तो मैंने आपको दो सदिशों को घटाना बता चुका हूं। तो दो सदिशों को जब घटाते हैं तो आई कैप में से आई कैप घटाया जाता है, जे कैप में से जे कैप और के कैप में से के कैप। यहां पर देखा जाए तो आई कैप का x1 x2 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने ए बी वेक्टर निकाल लिया है, जहां ए प्रारंभिक बिंदु है तथा बी अंतिम बिंदु है। अब इसी में मैं बात करना चाहूं कि भाई ये परिमाण कितना होगा। ए बी वेक्टर का परिमाण की बात करना चाहूं तो परिमाण कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों का वर्ग करके अंडर रूट में लिख कर जोड़ देते हैं, वर्ग करके जोड़कर अंडर रूट में लिख देते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं। यहां देखो, अंडर रूट ऑफ तीनों के गुणांक यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहां पर दोस्तों तीसरा है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहां ए बी वेक्टर का परिमाण अपन ने लिख दिया है दोस्तों। तो यहां पर मैंने वेक्टर निकालना सिखा दिया दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश का, और अब यहां पर मैंने उसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकालना बता दिया है। इसके बाद कुछ घटकों के बारे में बात करूं, जैसे सदिश घटक इसका बताना चाहूं कि भाई इसका सदिश घटक क्या है। सदिश घटक, भाई इसके घटक, ये जो ए बी वेक्टर लिखा है आई कैप, जे कैप, के कैप में, ये है घटकों के रूप में सदिश को प्रदर्शित करना। तो सदिश घटक इसका क्या है, सदिश घटक इसका सदिश घटक है दोस्तों, सदिश घटक इसका है, देखो आई कैप क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप एक घटक है। दूसरा कोमा y2 माइनस y1 जे कैप दूसरा घटक है, और z2 माइनस z1 के कैप ये तीसरा घटक है। अब मैं यही अदिश घटक की बात करूं, भाई अदिश घटक की बात करूं, अदिश घटक वो घटक होते हैं जिसमें दिशा ना हो, अर्थात आई कैप, जे कैप, के कैप को हटा देते हैं। x2 माइनस x1 ये मान जो वास्तविक मान आता है, और यहां पर y2 माइनस y1 मतलब जो मान आता है वो मान है, और ये z2 माइनस z1 वो वैल्यू बिना किसी दिशा के, क्योंकि अदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो ये मैंने दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश बताया, उसका परिमाण बताया, उसका घटक बता दिए हैं, ठीक है, उसका स्थिति सदिश बता दिए हैं, सदिश घटक, अदिश घटक के बारे में जानकारियां बता दी है। अब दोस्तों मैं एक टॉपिक लेता हूं, दिक्कोज्या व दिगनुपात, उनको मैं समझाता हूं, उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो टॉपिक है दोस्तों दिक्कोज्या व दिगनुपात।
दिक्कोज्या। तो पहले दिक्कोज्या को थोड़ी समझा देता हूं। दिक्कोज्याएं, थोड़ा दिक्कोज्याओं को मैं समझा देता हूं। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोज्याओं। तो थोड़ी मैं जानकारी दिक्कोज्याओं के बारे में दे देता हूं, उसके बाद अपन दिगनुपात व प्रश्नों पर चलने वाले हैं। मैं कहूं कि दिक्कोज्याओं को एल, एम, एल, एन और एन से प्रदर्शित किया जाता है। एल है जो इनको कभी छोटे मतलब वो ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, मतलब ये एक निर्देशांक की तरह ट्रीट नहीं करते। एल कुछ है, एम कुछ है और एन कुछ है। एल एक्स एक्स से जो कोण बना है उसका कोसाइन दिक्कोज्या है। एम और एन इसी प्रकार है। कैसे, तो मैं आपको समझाना चाहूं, पूरा डिटेल से दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्त, पूरा डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। भाई ये 3 एक्स एक्सिस ले लिए मैंने, एक एक्स एक्स है, एक वाई एक्स है और एक जेड एक्स है। एनसीईआरटी के अनुसार ही मैं इसको ले लेता हूं। देखिए ये एक्स एक्स है, आप किसी को ले सकते हो, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं इसको एक्स एक्स ले लेता हूं, इसको वाई एक्स ले लेता हूं। आप चाहो तो इसको वाई एक्स जिसको मैं ले रहा हूं उसको एक्स एक्स भी ले सकते हो, और ये जो ऊपर है उसको जेड एक्स। 3 एक्सिस है, किधर भी ले लीजिएगा दोस्तों। 3 एक्सिस है, वो 3D में है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इस प्रकार से ये एक्सिस है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर मैं एक चीज करता हूं, वो चीज है कि दिक्कोज्याओं को समझाने के लिए मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं दोस्तों। मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं। यहां पर देखिए ये बिंदु कोई बिंदु है, ये मान लो P है, ये कोई बिंदु है P है, जिनके निर्देशांक x, y, z में यहां पर ले लेता हूं दोस्तों। यहां पर निर्देशांक मैंने ये ले लिए हैं। अब देखिए यहां से मैं इसको मिला देता हूं, यहां से ये इसको मिला देता हूं, तो ये O है। O मतलब ओरिजिन है, केंद्र बिंदु है 0, 0, 0। 3D है, इसलिए 3 निर्देशांक, पहला x निर्देशांक, दूसरा y और तीसरा z निर्देशांक। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहां पर बताना चाहूं कि भाई जो x अक्ष से कोण होता है, जो x अक्ष से कोण होता है वो अल्फा होता है। तो x अक्ष से कोण है वो अल्फा है, जो y अक्ष से कोण है वो बीटा है, और z अक्ष से कोण है वो गामा है, वो गामा है। यहां पर अल्फा परिणामी सदिश का x अक्ष से कोण है और बीटा परिणामी सदिश का y अक्ष से कोण है और गामा परिणामी सदिश का z अक्ष से कोण है। तो मैं बताऊं, अल्फा यहां पर अल्फा, बीटा और गामा क्रमशः x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से कोण है, तो इनको दिक् कोण कहते हैं। दिक् कोण या दिशा कोण, दिक् कोण, डायरेक्शन एंगल इनको कहा जाता है। अब इनकी कोज्याओं को दिक्कोज्याएं कहा जाता है। अर्थात L का मान बताऊं तो ये कोस दिक्कोज्या यानी कोज्या किसकी, अल्फा की, यानी x एक्स की दिक्कोज्या है कोस अल्फा। उसी प्रकार M की बात करूं तो y एक्स से बने कोण बीटा की कोज्या अर्थात कोस बीटा हो गई। इसी प्रकार मैं N की बात करूं तो वो कोस गामा अर्थात z एक्स से बने कोण परिणामी सदिश का z एक्स से बने कोण की कोज्या दिक्कोज्या कहलाती है। तो ये LMN का मान दोस्तों ये आ गया। अब एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, वो सदैव रिजल्ट के तौर पर है। वैसे तो ये दिक्कोज्याएं और दिगनुपात डिटेल में अपन 3D त्रिविम ज्यामिति में पढ़ते हैं। त्रिविम ज्यामिति में इसका बहुत सारा पोर्शन है, लेकिन मैं दिक्कोज्याओं को उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर दिग अनुपात और दिक्कोज्याओं को उतना ही बता रहा हूं जितने से अपने सदिश हैंडल हो जाए। आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप त्रिविम ज्यामिति के भाग में देख लें। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं कि भाई जो रिलेशन होता है वो L² प्लस M² प्लस N², इसका मान देखना चाहूं तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। LMN की जगह मान रख दूं तो देखो यही चीज cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा, cos² गामा, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। ये मैंने दिक्कोज्याओं की थोड़ी जानकारी दी।
और फिर दिगानुपात की थोड़ी जानकारी दे देता हूं, फिर दोनों में संबंध बता देता हूं और फिर निकालते कैसे हैं वो आपको बता देने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं कुछ बातें दिक् अनुपात की करता हूं। दिक् अनुपात क्या है भाई? दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, अनुपात, इनको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। दोस्तों मैं बताना चाहूं कि जो दिगानुपात होते हैं उनको पहली बात तो ए बी सी से, ए कोमा बी कोमा सी से प्रदर्शित करते हैं। दिगानुपात को ए कोमा बी कोमा सी से प्रदर्शित करते हैं। दिगानुपात दिक्कोजों के समानुपाती होते हैं। दिक्कोजों के समानुपाती संख्याएं दिगानुपात होते हैं। जैसे कैसे? एल बटा ए का मान या एम बटा बी का मान और एन बटे सी का मान समानुपाती स्थिरांक के ले लिया, ये मैंने माना है कि भाई ये इसके बराबर होता है, ये अनुपात समान होता है। और दिगानुपात जैसे लिखे मान तो एल का मान कितना, जैसे यहां से मैं मान लिखना चाहूं तो दोस्तों एल का मान ए के आ जाता है, एम का मान बी के आ जाता है और एन का मान सी के आ जाता है। अर्थात के समानुपाती स्थिरांक में यहां पर मानूं तो देखिए एल ए के समानुपाती हो गया है दोस्तों। अब मैं आपको बात करूं यहां पर कि भाई एबीसी का मान क्या होता है। एबीसी का मान क्या होता है? तो पहली बात तो जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर बराबर एक होता है, वैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक नहीं होता है, एक नहीं होता है। अब मैं उसकी कुछ चीजें बताना चाहूंगा, इन दोनों में रिलेशन बताना चाहूंगा। दिगानुपात का मान एल एम एन का मान पता हो तो उसके समानुपाती रेखाएं होती है। और बात बताना चाहूं भाई, दिक्कोजाएं जो होती है वो किसी निश्चित के लिए दिशा, एक दिशा होती है। दिगानुपात अनंत संख्या में होता है, असंख्य संख्या में होता है। जैसे सपोज करो 1 2 3 है तो उसका 2 4 6 भी आ सकता, 3 6 9 भी आ सकता, मतलब उसी अनुपात में असंख्य मान आ सकते हैं, असंख्य मान आ सकते हैं। यानी दिगानुपात बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ दिगानुपात हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में संबंध क्या है उसकी बात करता हूं। देखिए दोनों में संबंध के लिए मैं बताता हूं कि भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना? 1 होता है। अब एलएमएन का मान देखो यहां से लिख देता हूं, ये एलएमएन का मान ये एबीसी के रूप में लिख देता हूं, ए के बी के सी के। तो यहां पर लिख देता हूं दोस्तों ए के बी के सी के, यानी ए के का होल स्क्वायर प्लस बी के का होल स्क्वायर प्लस सी के का होल स्क्वायर, सी के का होल स्क्वायर बराबर 1। अब इसको करते हैं तो दोस्तों ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए, यहां पर आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और यहां पर आएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। के स्क्वायर को यहां पर कॉमन ले लेता हूं तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। दोस्तों यहां मैं के स्क्वायर को लिखना चाहूं तो ये आता है 1 बटे वे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये यहां पर मान आ गया। अब के का मान लिखना चाहूं तो के का मान हो जाता है दोस्तों प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये के का मान है। अब मैं पुराने पेज से लिखूं, एल बराबर ए के लिखा था, एम बराबर बी के लिखा था और एन बराबर सी के लिखा था। देखिए अब के का मान यहां पर रख देता हूं तो प्लस माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा सी की जगह सी, के का मान प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोस्तों ये दिक्कोजाओं और दिगानुपात में संबंध हो गया है। भाई दिगानुपात जब पता हो तो दिक्कोजा निकाली जा सकती है। ए बी सी दिगानुपात है, एल एम एन दिक्कोजा है। दिक्कोजाएं प्लस माइनस में आती है, या तो तीनों में प्लस प्लस साइन ले या तीनों में माइनस माइनस साइन ले। भाई यहां वाला माइनस वो नेचर से जो आ रहा है वो तो आ रहा है, जैसे कैसे वो अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नों में। अब मैं कुछ आपको चीज बताने वाला हूं, जैसे ये दिक्कोजाएं और दिगानुपात की बात करूं, ये दिक्कोजाएं और दिगानुपात की बात करूं, ये निकालता हूं। भाई एलएमएन और निकालते कैसे? तो दिक्कोजाएं और दिगानुपात एक बिंदु के लिए कैसे निकालते हैं? पहले एक बिंदु दिया है, कोई एक बिंदु दिया है, मान लो आर वेक्टर दिया है, तो ये दिया है
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको दोस्तों बता दूं, एक बिंदु में जब भी वेक्टर दिया है तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक ही दिगनुपात होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने दोस्तों, मैं कह रहा हूं जब कोई परिणामी सदिश एक ही बिंदु का सदिश दिया है तो आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक ही परिणामी सदिश होता है। तो यहाँ ए परिणामी सदिश नहीं, दिगनुपात होता है। परिणामी सदिश एक बिंदु के रूप में, एक बिंदु का सदिश दिया है वेक्टर बराबर ए आई कैप बी जे कैप 3 के कैप, तो यहाँ एबीसी का मान दोस्तों हो गया है आपका क्या, दिगनुपात का मान एबीसी हो गया। और यदि ये कैप के रूप में दिया रहे, कैप के रूप में दिया रहे, उसको लिखते हैं अपन आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड्यूलस, अर्थात ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और आर वेक्टर का परिणाम होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको पता ही है ये इसके साथ जाएगा तो देखो ए बटा ए स्क्वायर, ये एल आ जाएगा, एल आई कैप बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम जे कैप और एन के कैप। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, चाहे कितने ही बिंदु हो, जो ये कैप वाला आता है, ये आई कैप जो वेक्टर आता है, सदिश आता है, वो एबीसी को सदिश जब दिया रहता है तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को दिगनुपात कहा जाता है। जब कैप दिया है यानी मात्रक सदिश दिया है तो उसमें परिमाण का भाग दे दिया जाता है, तो एबीसी एल एम एन में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात आर कैप जब दिया हो तो आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक दिक्कोज्याएं होती है। ठीक है, मात्रक सदिश की दिक्कोज्याएं और दिगनुपात समान होती है, क्योंकि उसका जो मान होता है, परिमाण होता है, वो एक होता है, तो एक का भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आई कैप और आई वेक्टर एक ही बात होता है, आई कैप और आई वेक्टर एक ही बात होता है। अब एक बिंदु रूप में कैसे, तो एक बिंदु वाला बताओ भाई, वो तो मैंने जनरल चीजें बताई है। तो एक बिंदु मान लो पी वेक्टर दिया है, पी वेक्टर दिया है आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बोलो साहब कितने, दिगनुपात कितने, तो मैं बात करूं पहले दिगनुपात की, बात करूं भाई पहले दिगनुपात की, तो दिगनुपात दिगनुपात मैंने कहा कि जब भी वेक्टर दे रखा है तो दिगनुपात ए का मान आई का गुणांक 1, बी का मान जे का गुणांक 2 और सी का मान 1। ये हो गए भाई आपके दिगनुपात। दिक्कोज्याओं की बात करूं तो या तो दोनों तरफ पी के परिणामी पी के परिमाण का भाग दे दो, या फिर एक काम कर लो, दिगनुपात आ गए तो दिक्कोज्याओं निकालने का सूत्र क्या, दिक्कोज्याएं चाहिए तो दिक्कोज्याओं का सूत्र होता है क्या, बोलो एल बराबर प्लस माइनस ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस माइनस ए 1 है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 6 आ जाता। कैसे, देखिए इसका 4 और इसका 1 4 1 1 6। उसी प्रकार m मान लो मैं निकालना चाहूं तो प्लस माइनस m बराबर प्लस माइनस b मतलब 2 बटे ये परिणामी तो 6। अगले में n बराबर प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 6। कहने का मतलब जो वेक्टर दिया है, एक बिंदु का जो वेक्टर दिया है, उस वेक्टर में सदिश दिया है तो उसके गुणांक दिगनुपात होंगे, और उसमें परिमाण का भाग दे दे तो दिक्कोज्याएं हो जाएगी। अब वही दो बिंदु रूप में बात करूं, भाई यही चीज में दो बिंदु रूप में प्रश्न हो सकता है, तो ये दो बिंदु रूप, दो बिंदु के रूप में हो। जैसे कैसे, मान लो ये है पी क्यू, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये इधर वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, ये x1 y1 z1 है और ये यहां पर x2 y2 और z2 है दोस्तों, x2 y2 और z2 है। मैं PQ वेक्टर लिखूं तो अब तो आपको लिखाना सिखाया है तो डायरेक्ट लिख देता हूं, PQ वेक्टर लिखता हूं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस, बेलो देखो x2 से x1 फाइनल माइनस इनिशियल घटा दिया, y वाले का फाइनल माइनस इनिशियल घटा दिया और इसका भी फाइनल अंतिम माइनस प्रारंभिक घटा दिया था। y2 माइनस y1 जिधर जाते हैं तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु और उसकी दिशा जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। अब देखिए, अब इसमें दिग अनुपात बताइए, दिग अनुपात, इसमें दिग अनुपात की बात करूं, अनुपात की बात करूं तो दोस्तों दिग अनुपात यहां पर होने वाले हैं a बराबर x2 माइनस x1, b बराबर
भाई b बराबर होने वाले हैं, b बराबर होने वाले y2 माइनस y1 और c बराबर होने वाले हैं z2 माइनस z1। दिग अनुपात को कोष्टक में लिखा जा सकता है, तो एक कोष्टक में से निर्देशांक के रूप में देखो दिग अनुपात को ऐसे लिखा जा सकता है a, b, c। दिग कोज्याओं को नहीं लिखा जा सकता, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और आगे लिख सकते हैं दोस्तों z2 माइनस z1 कोष्टक। ये निर्देशांक के रूप में लिखा जा सकता है। और यही चीज दिक्कोज्याएं चाहिए आपको, दिक्कोज्याएं तो दिक्कोज्याओं के लिए दोस्तों परिमाण का भाग दे दो, अर्थात दिक्कोज्याओं में l का मान होता है x2 माइनस x1 बटे परिमाण pq का परिमाण। तो pq का परिमाण आपको पता ही है, pq का परिमाण मैंने पहले भी निकलवाया है भाई, तीनों का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वैसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैसे ही प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यानी ये pq का परिमाण चाहिए, तो ये pq का परिमाण दो। वैसे ही m का मान पता करूं तो y2 माइनस y1 बटे pq का परिमाण दो, pq वेक्टर का परिमाण दो। और वैसे ही n का मान करूं तो z2 माइनस z1 बटे pq का परिमाण, pq वेक्टर का परिमाण। यानी दिगनुपात एक बिंदु हो या दो बिंदु, सदिश के गुणांक ही दिगनुपात होंगे। भाई दो बिंदु रूप है तो पहले pq वेक्टर निकाल लो, फिर वेक्टर में जो i कैप जे कैप के कैप के गुणांक ही वो होंगे। दिक्कोज्याओं की बात करूं तो वो प्लस मतलब x2 माइनस x1 बटे pq बार, y2 माइनस 1 दिगनुपात बटे उनका परिणामी। अब मैं बताता हूं कि यहाँ पर भाई प्लस माइनस का प्रयोग भी किया जा सकता है। भाई यहाँ पर प्लस भी आप ले सकते हो, और ये नीचे वाला परिमाण हमेशा धनात्मक आता है, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस भी दोस्तों लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर सब में प्लस माइनस का उपयोग भी कर सकते हो, या तो तीनों में प्लस ले ले या तीनों में माइनस ले ले। अब दोस्तों देखिए अपन अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला अपना प्रश्न है कि भाई समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात कीजिए। देखो एक प्रश्न में दो ही चीजें होती है, एक सदिश में दो ही चीजें होती है, एक तो होता है उस सदिश का परिमाण, और एक होती है उस सदिश की दिशा। यहां पर लिखा है कि दो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश, अर्थात वो समान सदिश तो नहीं है, समान परिमाण है और विभिन्न मतलब अलग अलग दिशा के कारण से। कहने का मतलब उन दोनों का परिमाण समान है और दिशा अलग अलग है। परिमाण समान होने के लिए मैंने बताया था, पहले डिस्कस कर चुका हूं कि भाई परिमाण समान होने के लिए जैसे दो वेक्टर मुझे लिखना है तो मैं ए वेक्टर बराबर 5 i कैप प्लस 6 j कैप, 5 i कैप प्लस 6 j कैप, और यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों 8 k कैप। अब मुझे समान परिमाण चाहिए तो मैं या तो एक काम करता हूं, इनके चिन्ह ऐसे देखो 6 i कैप प्लस माइनस 5 j कैप प्लस 8 k कैप। कहने का मतलब हुआ यहां पर दोनों में परिमाण की बात करूं, दोनों में मान लो मैंने ये दोनों का उत्तर लिख दिया, ये एकदम सही उत्तर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, 5 6 8 लिखा है, माइनस में करने से दिशा तो अलग हो जाती है और उनको चेंज करने से भी दिशा का फर्क पड़ जाता है, लेकिन परिमाण सेम ही होता है। कैसे, इनका परिमाण मैं इधर बताना चाहूं, उत्तर तो ये इतना सा ही है भाई, ये हल इतना सा ही है, यही इसका आंसर है। आंसर कैसे आया फिर समझाता हूं। देखिए यहाँ ए वेक्टर का परिमाण कितना, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ा तो अंडर रूट 125 आया, अंडर रूट 125। इसको हल भी नहीं करता हूं कि 5 अंडर रूट 5 है, बस इतना ही लिख दो, मुझे तो आपको सिर्फ समझाना है। बी वेक्टर को क्या लिखूं दोस्तों, बी वेक्टर में देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर 25। इसलिए कहता हूं कि परिमाण निकालने पर ये गुणांक प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस 5 का होल स्क्वायर भी प्लस 25 होता है और 8 का 64। तो देखो इसको भी जोड़ें तो दोस्तों यही अंडर रूट 125 हो गया, यानी दोनों का परिमाण समान है और प्रश्न यही कह रहा है समान परिमाण वाले। दिशाएं विभिन्न होना चाहिए, अर्थात दिशा दिक्कोज्यायी दिशाओं को बताता है। तो एलएमएन निकाल लीजिए। एलएमएन कैसे आता है, एलएमएन आता है कि भाई इसकी दिशा का एल क्या, ए के लिए लिख रहा हूं पहले ए के लिए लिख रहा हूं, जो अपना ए है उसके लिए लिख देता हूं, ए वेक्टर के लिए लिख रहा हूं और फिर बी वेक्टर के लिए बाद में लिखूंगा। तो यहां पर देखो 5 अपॉन परिमाण, 5 अपॉन अंडर रूट 125,
ठीक है, प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए भाई प्लस प्लस ले रहे हैं, प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर प्लस प्लस ले लेता हूं जिससे कि मैं प्लस प्लस वाला लिख देता हूं दोस्तों। तो आपको उसमें ही पता चल जाएगा कि भाई फर्क है। m बराबर 6/√125 और n बराबर 8/√125। कहने का मतलब x एक्स से जो दिक्कोज्या बन रही है उसका मान, y एक्स से जो कोण बन रहा है उसकी कोज्या, और इससे z एक्स से कोण है उसकी कोज्या। वैसे ही बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर में l का मान कितना, 6/√125। देखो फर्क आ गया है। m का मान -5, देखो माइनस भगवान की दया से यहाँ दिया हुआ था तो -5/√125। देखो ऊपर वाले अंश में फर्क पड़ रहा है, और 8/√125। देखो बस ये समान है, ये तो मैंने रखा है इसलिए समान है, बट एक दिशा से नहीं होता, तीनों दिशाएं समान होनी चाहिए। और भी आप चाहते हो कि भाई इसको भी मैं माइनस करना चाहूं, आप चाहते हो कि भाई इसको भी अलग करूं, तो इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो भाई, इसको माइनस कर लो, ये लो, इसको माइनस लग लो प्रश्न में, ये कर लो भाई, प्रश्न में ये कर लो आप, ये माइनस कर लो, एक ही बात है। अब देखो इसकी दिशाएं अलग अलग हो गई, देखिएगा ये माइनस यहां पर हो गया, ये माइनस वाला, ये देखिए, तो इनकी दिशाएं देखो LMN तो अलग अलग हो गया, LMN तीनों दूसरे वाले के LMN के क्रमशः बराबर होने चाहिए, तीनों के तीनों बराबर होते हैं तभी दिशाएं समान होती है। तो कहने का मतलब देखिए जो उत्तर लिखा है इसमें परिमाण तो समान है और दिशा अलग अलग है, वो मैंने परिमाण और दिशा को समझा भी दिया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, कहने का मतलब विभिन्न क्यों कहा गया है, दो सदिश का समान होना, सदिश में दो ही चीज होती है, दिशा और परिमाण। इसमें उसमें समान परिमाण था तो दिशा को अलग करके विभिन्न कराया था, इसमें समान दिशा अर्थात परिमाण को अलग अलग कर अपन बताएंगे। समान दिशा का मतलब होता है दोस्तों, ए वेक्टर लिख दो जैसे i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यही बी वेक्टर लिख दो, कोई एक अचर से गुणा कर लिख दो, जैसे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। भाई ये समान दिशा में होते हैं, परिमाण अलग अलग हो गए, और इसकी मैंने लिखने की ये आंसर इतना सही है, अब कारण बताऊंगा क्यों। भाई इनको लिखने की ट्रिक बताई थी, समान परिमाण वाले में बस चिन्ह चेंज कर दो और ये गुणांक इधर उधर कर दो, बट ये रहना सेम टू सेम। आप अलग भी कर सकते हो लेकिन परिमाण समान आना चाहिए, लेकिन सीधा सा है कि ऐसे कर दो। इसमें देखो सेम टू सेम हो, साइन बस किसी अक्षर से गुणा कर दो, तो मैंने यहाँ 2 से 2a लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए इसमें परिमाण देखिए, ए वेक्टर का परिमाण है देखो √1 + 1 + 1 अर्थात √3। बी वेक्टर का परिमाण है यहाँ पर देखो 2 का 4 यानी 4 + 4 + 4 अर्थात √12, √12 इसका आंसर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं तो दोनों का जो परिमाण है वो अलग अलग है, तो परिमाण तो दोनों का अलग अलग हो गया। अब दिशाएं देखते हैं, तो ए वेक्टर के लिए पहले l का मान देखता हूं, l है 1/√3, बिल्कुल सही है। m का मान बात करूं तो वो भी है 1 यानी b/√ परिमाण √3। n का मान को याद करूं वो भी है 1/√3। उसी प्रकार बी वेक्टर में बात करूं तो l का मान होगा देखो 2 यानी a/√a² प्लस परिमाण यानी 12। अब इसको सरल करो भाई, 2 और इसको √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 अर्थात 4 का √ होता है 2/4 का √2 और 3, 2 से 2 कट गया 1/√3, तो सेम टू सेम आया। और देखो m और n भी सेम टू सेम ही है, इसके जैसे ही है, अर्थात m का मान भी 1/√3 और n का मान भी 1/√3। तो बोलो इसका n इसका n के बराबर, इसका m इसका l इसके l के बराबर, इसका m इसके m के बराबर, तीनों बराबर है, अर्थात दिशाएं तो बराबर है, दिशाएं तो समान है, परंतु परिमाण है वो अलग अलग है, अर्थात दो विभिन्न सदिश हो गए। समान सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए। अपन थोड़े क्वेश्चन करने के बाद अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, जिसमें विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी थ्योरी भी मैं आपको बता चुका हूं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5 है, तो सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दो बिंदु ले लेता हूं, लो भाई ये दो बिंदु, ये ए ले लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो ये अंतिम बिंदु हो गया दिशा। ये 2,1 है, 2,1 है, और ये दोस्तों -5,7 है। मैंने कहा कि आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे,
ओबी वेक्टर मतलब बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश यानी ओए वेक्टर। ओबी का स्थिति सदिश क्या है, -5 आई कैप पहला वाला, दूसरा जे कैप होता है, +7 जे कैप, के कैप है नहीं तो लिखा नहीं, ये कोष्टक, ये माइनस का चिन्ह, फिर ओए वेक्टर ए का स्थिति सदिश 2 आई कैप प्लस जे कैप है। सरल करें, घटाया तो -5 और -2 -7 आई कैप और 7 - 1 6 जे कैप, 7 - 1 यानी 6 जे कैप। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँ, भाई इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट कैसे, देखो ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स वाले में से एक्स वाला घटा दो, 5 - ऑफ -2, 5 - 2 -7, 7 - 1 अर्थात 6, तो 6 आई कैप। डायरेक्ट भी ये लिखा जा सकता है, मैंने ऐसे लिखा, इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अब पूछा क्या, सदिश घटक। तो दोस्तों सदिश घटक मतलब, सदिश घटक का मतलब होता है कि इसमें सदिश घटक है दोस्तों -7 आई कैप, ये दिशा आई कैप जे कैप को छोड़ 7 रखते हुए 6 जे कैप। अब बात करूं दोस्तों अदिश घटक की, तो अदिश घटक में वैसे एक बात है कि यहाँ पर 7 और 6 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अपन आई कैप को माइनस आई कैप दिशा में मान ले तो माइनस एक्स एक्सिस दिशा में हो जाए। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अनुसार मैं बात करूं तो यहाँ पर -7, 6 अदिश घटक में केवल परिमाण होता है, वैसे तो परिमाण ऋणात्मक नहीं होता, यानी ये यहाँ पर जे कैप तो वाई दिशा को बताता है, यहाँ पर ये जे कैप तो वाई दिशा को बताता है, और ये आई कैप में -7 आई कैप को 7 परिमाण और माइनस आई कैप दिशा में। लेकिन अदिश घटकों में एनसीईआरटी के अनुसार ओनली आई कैप और जे कैप हटा दो, तो माइनस में तो माइनस में लिख दो, प्लस में तो प्लस में लिख दो। लेकिन यहाँ पे 7,6 भी लिखा जा सकता है, परंतु एनसीईआरटी को मैं आधार मानते हुए कर रहा हूं क्योंकि वो एक परिशुद्ध बुक है। तो सदिश घटक -7 आई कैप, 6 जे कैप और अदिश घटक -7,6 है। तो ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है। अपन बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न देखिएगा आप, ये है कि सदिश, ये एक सदिश ए वेक्टर दिया है, ये एक सदिश बी वेक्टर दिया है, ये एक सदिश सी वेक्टर दिया है, का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे लिख देता हूं, ए वेक्टर दिया है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, योगफल भी मैं सिखा चुका हूं, फिर बता देता हूं, -2 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप। सी वेक्टर का मान है, मान लो आई कैप -6 जे कैप, उतार लो वहां से 7 के। देख लो भाई इनका योगफल करना है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है। मैंने कहा था योगफल व्यवकलन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर करने के लिए आई कैप की आई कैप के साथ संक्रिया होगी, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों को मैं देखना चाहूं दोस्तों, इन तीनों को मैं देखना चाहूं तो इन तीनों का देखेंगे, चिन्ह के साथ देखेंगे। देखो आई कैप 2 आई कैप -2 आई कैप, यहाँ पर उत्तर आ गया दोस्तों 0 आई कैप, 0 आई कैप। फिर यहाँ पर चिन्ह के साथ देखना है, अगले को भी दोस्तों चिन्ह के साथ देखना है। तो देखिए -6 और -2 -8 प्लस के 4 अर्थात -4 जे कैप, -4 जे कैप। अब इसमें देखना है दोस्तों चिन्ह के साथ, तो -7 है और प्लस के 5 और 1 6, तो यानी माइनस के कैप, यानी दोस्तों उत्तर आ गया माइनस का के कैप। दोस्तों यहाँ पर उत्तर आ गया है माइनस का के कैप। तो यहाँ पर ये अपना फाइनल आंसर मिल गया है, ये अपना फाइनल आंसर मिल गया। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, कैसे, देखिए आई कैप है -2 आई कैप है और आई कैप है, देखो आई कैप 2 आई कैप 2 आई कैप -2 आई कैप 0। यहाँ देखिए -2 आई कैप है और 4 जे कैप -2 जे कैप है, 4 के कैप है प्लस के, तो प्लस के 2 जे कैप और माइनस है तो -4 के जे कैप सही है। के कैप की बात करूं तो माइनस के कैप -5 के कैप यानी -6 के कैप, और फिर ये -7 के कैप की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर पता चल जाता है अपने को कि ये पे देखो ये प्लस के 5 के कैप है, ये माइनस का 4, ये कौन सा, ये प्लस का माइनस का, देखिए ये भी प्लस का है। तो दोस्तों ये इसके ऊपर आने से थोड़ा पता नहीं चल रहा था, के वाला फिर बता देता हूँ, प्लस का के कैप प्लस का 5 के कैप प्लस का 6 के कैप और माइनस का 7 के कैप मतलब -1 के कैप। तो ये आंसर आ गया, डायरेक्ट जोड़ना है, कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं है। अब अगला प्रश्न पर चलता है। देखो सदिश दिया हुआ है, कोई भी सदिश मान लो, इसको वेक्टर की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा प्रश्न है दोस्तों।
मैंने बोला कि कोई भी ये माना ए वेक्टर है, माना ए वेक्टर है, इसको नाम देना ए वेक्टर दिया है। देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। भाई दिग अनुपात की बात करो तो दिग अनुपात उत्तर कितने भाई, दिक अनुपात में उत्तर कितने, दिक अनुपात है इसके, दिक अनुपात है इसके, अनुपात जो है वो क्या है, मैंने कहा कि जब वेक्टर दिया है तो उसके गुणांक के दिक अनुपात होंगे, अर्थात a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 है। अब दिक्कोज्याएं ज्ञात करते हैं तो वही L बराबर प्लस माइनस a अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से, या फिर a कैप निकाल दो जिससे कि a कैप के i कैप j कैप k कैप के गुणांक होते हैं वही दिक्कोज्या, अर्थात a के परिमाण से भाग दे दो। a का परिमाण है कितना, यहाँ पर a का परिमाण है कितना, अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देख लेता हूं 1 प्लस 4 प्लस 9 अर्थात अंडर रूट 13 यहाँ पर इसका परिमाण है। भाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान 13 हो गया, 9 4 13 और 14 हो गया है ना, 14 हो गया है। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 9 और 4 13, 1 14, अंडर रूट 14 दोस्तों हो गया। अब देखिए दिक कोज्याएं बात करूं, दिक कोज्याएं तो यहां पर दिक कोज्याओं की बात करूं तो L का मान कितना, L का मान दोस्तों प्लस माइनस a मतलब 1 अंडर रूट 14 इसका मान है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 14। m का मान है भाई प्लस माइनस b बटे अंडर रूट 14 और c का मान है प्लस माइनस b की जगह भी मान रख दीजिए भाई साहब, b की जगह भी मान रख दीजिए, b का मान 2 है तो ये 2 लग दिया, और यहाँ प्लस माइनस 3 बटे हुए अंडर रूट 14 है। अब एक बार प्लस वाली ले लो तो दो दिक्कोज्याएं होगी, देखो या तो 1 बटा अंडर रूट 14, 2 बटा अंडर रूट 14, 2 बटा अंडर रूट 14 और 3 बटा अंडर रूट 14, ये कोष्टक में नहीं लिखा जा सकता, या माइनस वाली ले लो, माइनस 1 बटा अंडर रूट 14, माइनस 1 2 बटे अंडर रूट 14 और माइनस 3 बटे अंडर रूट 14। भाई ये एल एम एन का मान, वैसे तो ये अलग अलग ये इस ऐसे उनको प्रदर्शित L बराबर M बराबर N बराबर ही आप लिखें तो दिक्कोज्याएं या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, या दोनों ही उत्तर सही है, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैंने बताया इसके दो तरीके थे, या तो पहले दिगनुपात निकाल लीजिए और दिगनुपात और दिक्कोज्याओं के संबंध से दिक्कोज्याएं निकाल लीजिए, या दोनों तरफ a परिमाण का भाग दे देंगे, दोनों तरफ a के परिमाण का भाग दे देंगे, तो a वेक्टर है इधर कुछ दिया, a के परिमाण का भाग दे देंगे जिससे कि a कैप बन जाएगा, तो इसके गुणांक आएंगे, वही दिक्कोज्याएं होगी दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए सारी चीज को मैंने इस प्रकार से पढ़ाया है, सारी चीज को दोस्तों मैंने इस प्रकार से पढ़ाया है कि वो चीजें दोस्तों इस प्रकार से बताई है कि वो चीजें देखो डिकोसाइन दो बिंदु के लिए, देखो a से b को मिलाने वाले a से b की तरफ दिशा, अर्थात a से b की तरफ दिशा है, a से b की ओर जा रहा है, तो यानी ये a है ये b है, अर्थात इधर जा रहा है। a का मान 1 2 माइनस 3 है, b का मान माइनस 1 माइनस 2 और 1 है। 1 2 माइनस 3 है, माइनस 1 माइनस 2 1 है। दोस्तों पहले ए बी वेक्टर लिखते हैं, ए बी वेक्टर को अब सीधा लिख रहा हूं भाई साहब, इतनी देर होगी, देखो माइनस 1 यानी माइनस 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप, फिर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 जे कैप, और फिर 1 माइनस ऑफ माइनस एन प्लस 4 के कैप। भाई ये समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आए तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर कर लेना, ये का यही आएगा। अब देखो इसमें दोस्तों दिक अनुपात कितना, यहां से पता चल रहा है भाई दिक अनुपात कितना, दिक अनुपात में a का मान -2, b का मान -4 और c का मान 4, ये आ चुका है। अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना, भाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी का परिमाण ही कहा जाता है उसको, उसका मान निकालूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 32 4 36 यानी 6 आ गए दोस्तों, 6 आ गए। तो यहाँ पे मैं बात करूं मैं यहाँ पर दिक्कोज्याओं की, तो या तो दिक्कोज्याओं के लिए डायरेक्ट वो सूत्र मैंने थ्योरी पढ़ाया उसमें सूत्र लिखाया था क्या, देखो x2 माइनस x1 बटे pq का परिमाण यानी ab का परिमाण, y2 माइनस y1 बटे ab का परिमाण और z2 माइनस z1 बटे ab का परिमाण। या तो वो सूत्र याद कर लो, नहीं तो अपने तो कुछ नहीं, ये वेक्टर निकाल लिया, सदिश में ये गुणांक दिगनुपात होते हैं और दिगनुपात से दिक्कोज्याएं निकालते हैं, तो L बराबर
प्लस माइनस तो बाहर वाला जो होता है, और ये है -2/√-6, नॉट अंडर रूट, -2 ये दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये -2/6। तो दोस्तों ये -2/6, ये -2/6, और ये L का मान है। M का मान बताऊं तो ये प्लस माइनस तो आता ही है, और -4/6, और N का मान बताऊं, N का मान तो ये प्लस माइनस तो आता ही है 4/6। अब इनको काट लेता हूं, तो देखो इसका मान क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो गुणा होंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा भाई, गुणा होंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कैसे भाई, प्लस माइनस है तो ऊपर वाला चिन्ह देखो, प्लस था माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और माइनस माइनस से गुणा होगा तो माइनस प्लस, 1/3, और m का मान आ गया है, m का मान आ गया है माइनस प्लस या 2/3, 2 से काट लिया है, और n का मान कितना दोस्तों, n का मान ये m का मान आ गया, ये l का मान सरल करने पर m का मान आ गया वही प्लस माइनस 2/3। अब देखो एक बार ऊपर ऊपर वाला चिन्ह ले लो भाई, एक बार ऊपर ऊपर वाला चिन्ह लिया जाता है तो देखो दिक्कोज्याएं आ गई -1/3, -2/3 और 2/3, ये भी लिख सकते हैं, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों नीचे नीचे वाले चिन्ह लेंगे तो नीचे नीचे वाले के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कैसे, दो रूपों में लिख सकते हैं, या तो देखो लिख सकते हैं -1/3, ऊपर ऊपर वाला चिन्ह ले रहे हैं, -2/3 और 2/3, या तो ये दिक्कोज्याएं या फिर नीचे नीचे वाले, अर्थात 1/3 प्लस के 2/3 और माइनस के 2/3, माइनस के 2, या ये दोनों में से ये उत्तर लिख दीजिए, ये उत्तर लिख दीजिए, या यही बता दीजिए कि भाई ये दिक्कोज्याय है। तो इस प्रकार से अपन ने दिक्कोज्याओं को दोस्तों बताया है। ये दिक्कोज्याय ऐसे नहीं कि दिशा को बता रहा है तो दो दो कैसे सर, दो दो अर्थात एंगल भी ऐसे ही तो आता है कि भाई अल्फा और पाई माइनस अल्फा, भाई वो उल्टी दिशा में पाई माइनस अल्फा बता रहा है, तो वो दिक्कोज्याओं में जो होती है तो इधर जाने की दिशा, उस हिसाब से ये दिक्कोज्याएं आई गई है। और दिग्नुपात दोस्तों में बात करूं तो दिग्नुपात -2, -4 और 4 आए हैं। दिग्नुपात की संख्या अनंत हो सकती है, लेकिन दिक्कोज्याएं तो यूनिक होती है। अब अगला प्रश्न अपना है, आगे वाला प्रश्न है अपना, ये लास्ट प्रश्न अपन इस पे बेस्ड लेते हैं, फिर अपन थोड़ी सी थ्योरी का और अध्ययन करेंगे। दर्शाइए कि सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप, ये है ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस है, ओ वाई मतलब वाई एक्सिस है, ओ जेड मतलब जेड एक्सिस है, बराबर झुका हुआ है, बराबर दोस्तों झुका हुआ है। अर्थात मैं आपको बताऊं, बराबर झुका हुआ है मतलब मान लो, माना ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सबसे पहले बराबर झुका है मतलब दिक्कोज्याएं निकालो, तो दिक्कोज्यों से कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आ जाएगा। अल्फा एक्स एक्स से झुका कोण होता है, परिणामी सदिश का एक्स एक्स से बना कोण, बीटा परिणामी सदिश का वाई एक्स से बना कोण, और जेड एक्स से ओ जेड में जो गामा होता है वो जेड एक्सिस का परिणामी सदिश से बना कोण। तो या तो पहले एक एप निकाल लीजिए जिससे कि वो गुणांक आएंगे, वो दिक्कोज्याएं आएगी, या आप रोज निकालते हो वैसे निकाल लो भाई। दिक् अनुपात कितने, दिक् अनुपात, इससे दिक् अनुपात का मान दोस्तों आ गया है, दिक् अनुपात का मान a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है। अब दिक्कोज्याएं बताऊं, दिक्कोज्याएं बताऊं तो दोस्तों l बराबर क्या, देखो 1/√3 तीनों का, तो √3, m का मान भी कितना दोस्तों, m का मान भी 1/√3, क्यों, क्योंकि यहाँ परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण √3 होता है, तो देखो √3 का भाग देने पर दोनों तरफ तो कैप आ जाएगा, और n का मान भी n 1/√3। देखो तीनों दिक्कोज्याएं समान अर्थात समान कोण है। कैसे बताना चाहूं तो देखिए, l को लिखते हैं कोस अल्फा, तो कोस अल्फा का मान है 1/√3, भाई प्लस प्लस वाला मैं ले रहा हूं। m को लिखते हैं कोस बीटा, तो m को लिख दिया मैंने कोस बीटा, और ये है 1/√3। देखो तीनों का दिक्कोज्याएं सेम है, कोस गामा का मान कितना 1/√3। अब भाई मैं कोण ज्ञात करना चाहूं तो देखो अल्फा बराबर कोस इनवर्स, ये कोस इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा 1/√3, तो ये अल्फा का मान। वैसे ही बीटा का मान ज्ञात करूं तो बीटा का मान आता है कोस इनवर्स 1/√3, वो का वो सेम टू सेम, अर्थात ये बीटा का मान आ गया। वैसा का वैसा गामा का मान आएगा, तो कोस इनवर्स 1/√3, अर्थात ये गामा का मान आ गया। तो अल्फा एक्स एक्स से बड़ा कोण होता है, परिणामी सदिश का एक्स एक्स से बड़ा अर्थात ओ एक्स से जितना झुका हुआ है कोस इनवर्स 1/3,
और बीटा कोस इनवर्स 1/√3 झुका हुआ है और जेड एक्सिस से परिणामी झुका हुआ है 1/√3। तो इस प्रकार से हमने अभी तक जो सदिश में थ्योरी पढ़ी है उनके प्रश्नों को अपन ने नस्ते नाबूद किया है दोस्तों। तो अब अपन आगे की थ्योरी करने वाले हैं। तो यहां तक के प्रश्नों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। देखिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा भाई दिक्कोज्या और दिग्नुपात का, फिर बता देता हूं थोड़ा सा ये क्या थोड़ा अलग होता है, तो मैं बता देता हूं आपको कि भाई देखो 2 बिंदु वाले में आप चाहो तो ये याद भी कर सकते हो और चाहो तो अभी मैंने किया उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो फिर थोड़ा सा मैं दिक्कोज्या और दिग्नुपात के बारे में बताना चाहूं दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी सदिश दिया है तो उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक दिग्नुपात होते हैं। और आज का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र समझो आप दोस्तों, और यदि कैप दिया है, यदि कैप दिया दोस्तों तो आर कैप दिया है, तो मैं बताऊं आर कैप में जो कैप दिया है मात्रक सदिश दिया है, मतलब उसमें मात्रक सदिश का कहने का मतलब परिमाण का भाग दे दे वेक्टर में, दोनों तरफ परिमाण का भाग दे दे, तो जो आई कैप जे कैप गुणांक के कैप का गुणांक आएगा, जो आई कैप के कैप जे कैप का गुणांक आर कैप में आएगा वो एल एम एन अर्थात दिक्कोज्याएं होती है। 3 दिक्कोज्याओं को एल, एम और एन से प्रदर्शित किया जाता है। दिग्नुपात को ए, बी और सी से प्रदर्शित किया जाता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, अर्थात कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का योग 1 होता है। अब वो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा निकालना हो तो क्या कर सकते हैं अपन, मान लो मैं और चीज बता देता हूं। जैसे देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 1 नहीं होता। वही यदि मैं लिखना चाहूं तो देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर भी 1 होता है। अब कभी कभी साइन में पूछ लिया जाता है तो इसको साइन में परिवर्तित करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को साइन में करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। भाई सबको इसको साइन में बदल लिया, इसको साइन में बदल लिया, इसको साइन में बदल लिया और बराबर 1। साइन तीनों दुख पा रहे हैं तो उधर चले जाएंगे, ये 1 1 2 और 3 हो गए भाई, तो यहां पर ये 3 हो गया, तो ये 3 और उधर वाला -1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। कहने का मतलब साइन के रूप में ये देखूं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, जहां अल्फा बीटा गामा एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स से परिणामी सदिश का कोण है, इसका मान 2 होता है। तो इसका मान 2, इसका मान दोस्तों होता है 1, इसका मान होता है 1 और इसका मान भी होता है 1। ये कोस अल्फा कोस बीटा, एल बराबर कोस अल्फा होता है, एल बराबर कोस अल्फा होता है, एम बराबर कोस बीटा होता है, एन बराबर कोस गामा। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत सी चीजों को आपके सामने बताया है दोस्तों। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।